अब आप इसमें ग नंबर का देखिए, कौन सा, ग नंबर। इसका मैं वाचन कर रही हूँ, आप सुने। वह केवल एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक तत्व है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रांगण समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग बह रही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के और फल फूल पैदा करती रही हैं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता है जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। अब इसका आप सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखें, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका भी संदर्भ पहले की ही तरह है, लेकिन फिर भी मैं बोलकर बता रही हूँ ताकि जिससे आपको सुन सुनकर बार बार याद होता जाए। तो अब आप इसका संदर्भ सुने। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब इसमें आप दूसरा प्रश्न देखें कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो अंडरलाइन है इसकी आपको व्याख्या बतानी है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि यह सिर्फ या केवल काव्य की ही भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। और वो क्या कहता है कि ये जो है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्ष से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेक अनेक जल प्रपातों और प्रवाहों का संचालन बचकर एक प्रकांड और प्रांगण समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। और वो क्या कहता है कि जो शास्त्रों यानी हजारों सालों से वर्षों से या हजारों वर्षों से पृथक माने अलग अलग पृथक अस्तित्व बनाए रखे हुए विभिन्न जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर समुद्र के रूप में व्याप्त है, जो हमारे समक्ष क्या है, आज मौजूद है। हम इस भारतीय संस्कृति के नाम इसको दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह जो विभिन्न विभिन्न झरने, नदियाँ, उद्गम स्थल अलग अलग होने पर भी उनका जल दूर दूर से आकर किसमें गिरता है, समुद्र की गोद में आकर समा जाता है। भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं और जो कि समुद्र में आकर समा जाता है और उसका संगम सागर कहलाता है। ये सारा जो मिलता है जल वो संगम वो क्या कहलाता है, सागर कहलाता है। उसी प्रकार भारत के विचारधाराओं के लोग रहते हैं, मतलब अनेक भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं और भिन्न धर्मों के संप्रदायों के झरने हजारों वर्षों से भारत में आकर मिलते रहे हैं और इनके मिलने से एक विस्तृत और गहरे सागर का निर्माण हुआ है। इसी सागर को हम भारतीय संस्कृति भी कहते हैं। अब इसका अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर भारतीय संस्कृति की एक विशेषता लिखिए। तो इसमें आपसे पूछा गया है भारतीय संस्कृति की विशेषता, तो इसके उत्तर को आप इस तरह से लिखेंगे, भिन्नता में भी एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। फिर से सुन लें, भिन्नता में भी एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। अब इसमें आप घ नंबर का देखिए,
आज इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वच्छ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी इसी तरह बहता रहे और हमको इस अमर तत्व देता रहे, जो ज़माने में हजारों क्षेत्रों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए और रखेगा। अब इसमें भी प्रस्तुत गद्यांश में प्रश्न देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें भी आपका जो संदर्भ है उसी तरह है जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ भारतीय संस्कृत से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब दूसरा प्रश्न, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप इसको देखें, आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वच्छ अमृत की तलाश में हैं। अब प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि भारत में तरह तरह के अनेक संकट होते हुए भी भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता का ऐसा तत्व है कि जो कि मिटाया नहीं जा सकता। और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इस सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी इस तरह बहता रहे और हमको वह अमर तत्व देता रहे। और कहता है कि ना जाने कितनी बार इस देश पर बाहरी लोगों द्वारा क्या हुए, आक्रमण हुए, मतलब जो है आक्रमण हुए और अनगिनत बार बार देश के आक्रमणकारियों की धर्मांधता का शिकार हुआ, फिर भी यह तत्व के भारतीय संस्कृति का अमृत तत्व है। हजारों सेठों को बर्दाश्त करता हुआ भी हमारे अस्तित्व के कायम रखे हुए है और रखेगा। और लेखक कहता है कि भारतीय संस्कृति का जो अमृत तत्व है, यह अमृत तत्व आज भी हमारे अस्तित्व को क्या रखे है, कायम रखे हुए और भविष्य में भी ये इसको क्या रखेगा, अस्तित्व को कायम रखेगा। अब इसका अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हमारी इच्छा और प्रयत्न क्या है और इसी के लिए अथवा लगा के हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है। तो इसका जो उत्तर है इस तरह से लिखेंगे कि हमारी इच्छा और प्रयत्न है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में इन नदियों के अमृत रूपी जल सदैव प्रवाहमान बना रहे और हम सभी लोगों इसके प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार करते रहें। इसका विस्तृत रूप भी सनातन धर्म है, जो भारतीय संस्कृति का उदात्त परंपरा है।